बौद्ध और जैन धर्म में नैतिकता। बौद्ध धर्म में नैतिकता। तो बौद्ध नैतिकता में मनुष्य द्वारा मनमाने ढंग से स्वयं के उपयोगितावादी उद्देश्य के लिए बनाए गए मानक नहीं हैं। मानव निर्मित कानून और सामाजिक रीति रिवाज बौद्ध नैतिकता का आधार नहीं है। बौद्ध नैतिकता की नींव बदलते सामाजिक रीति रिवाजों पर नहीं बल्कि प्रकृति के अपरिवर्तनीय कानूनों पर रखी गई है। फिर बौद्ध धर्म में धर्माचरण। तो बौद्ध नैतिकता किसी कार्यवाही की अच्छाई और बुराई का आकलन उस इरादे या प्रेरणा के आधार पर करती है जिससे यह उत्पन्न होता है। फिर लालच, घृणा या स्वार्थ से प्रेरित क्रियाकलापों को बुरा माना जाता है तथा इन्हें अकुशल कम्मा कहा जाता है। जो कार्य उदारता, प्रेम और ज्ञान के गुणों से प्रेरित होते हैं, वे अच्छे होते हैं। उन्हें कुशल कर्म कहा जाता है। फिर जीवन के लिए 3 आवश्यक बातें। तो बौद्ध धर्म मानता है बुद्धि यानी प्रज्ञा, नैतिक आचरण यानी शील और एकाग्रता यानी समाधि जीवन के लिए अनिवार्य बातें हैं। बुद्धि सही दृष्टिकोण से आती है तथा यह सही इरादे की ओर ले जाती है। सही दृष्टिकोण और इरादे नैतिक आचरण के मार्गदर्शक हैं तथा इनसे मानव सही बातचीत, सही कार्यवाही, सही आजीविका और सही प्रयास की ओर उन्मुख होता है। फिर जब ज्ञान, नैतिकता और एकाग्रता जीवन का तरीका बन जाते हैं, तब व्यक्ति को आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। फिर पंचशील। तो बौद्ध धर्म आपसी विश्वास और सम्मान के साथ समाज में रहने के लिए स्वेच्छा से 5 उपदेशों को अपनाने हेतु आमंत्रित करता है। ये हैं हत्या न करना, चोरी न करना, झूठ न बोलना, यौन दुराचार न करना और नशा न करना। तो ये हो गए बौद्ध धर्म के पंचशील। फिर है 10 विधर्मी कर्म। तो लोगों को सलाह दी जाती है वे लालच, घृणा और कपट से दूर रहें क्योंकि इससे दूसरों को पीड़ा पहुंचेगी। फिर अगला है इन 10 कामों को 3 सेटों में बांटा गया है। पहले शारीरिक क्रियाएं जैसे जीवित प्राणियों की हत्या, चोरी करना और अनैतिक संभोग ये नहीं करने। फिर मौखिक क्रियाएं जैसे झूठ बोलना, निंदा करना, कठोर भाषण और व्यर्थ की बातें। फिर है मानसिक क्रियाएं जैसे लोभ या इच्छा, विशेष रूप से दूसरों से संबंधित चीजों की वैमनस्य, गलत विचार ये सब। फिर जैन धर्म में नैतिकता। तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए जैन धर्म में 3 रतन है। सही विश्वास यानी सम्यक दर्शन, सही ज्ञान यानी सम्यक ज्ञान और सही आचरण यानी सम्यक चरित्र। इस प्रकार मोक्ष की प्रक्रिया इन 3 तत्वों के समन्वय पर टिकी हुई है। फिर पंच महाव्रत। सामान्य तौर पर जैन नैतिकता में पंच महाव्रतों का पालन करना आवश्यक होता है जो कि सही आचरण के तत्व हैं। फिर अहिंसा। इसका अर्थ है मन, वचन, क्रम से किसी को भी कष्ट न पहुंचाना। एक जीवित प्राणी को मारना हिंसा है। जानबूझकर दूसरों का अपमान करना और परेशान करना भी हिंसा है। उसे दूसरों को न्यूनतम चोट के साथ ही अपनी सांसारिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करना चाहिए। फिर सत्य। असत्य से संयम अर्थात मन, वचन, क्रम से सत्य का त्याग कर देना चाहिए। फिर अगला है यदि जीवन खतरे में हो तो भी व्यक्ति को सच बताने में संकोच नहीं करना चाहिए। लेकिन यदि सत्य का परिणाम दूसरों को नुकसान पहुंचाता है तो ऐसे मामले में झूठ बोला जा सकता है। फिर अस्त्य। अस्त्य यानी चोरी का संशय। तो चोरी के विभिन्न आयाम हैं जैसे दूसरों की संपत्ति चुराना, दूसरों की चोरी करने के लिए निर्देशित करना, चोरी की संपत्ति प्राप्त करना। फिर ब्रह्मचर्य जैसे कि कामुक और आकस्मिक सुखों से संयम। फिर एक व्यक्ति को महिलाओं से बुरी नियत से नहीं देखना चाहिए। फिर विपरीत लिंगियों के साथ सम्मान से पेश आना चाहिए। फिर अपरिग्रह। इसका अर्थ है किसी भी प्रकार के साधनों का संग्रह न करना। और प्रत्येक गृहस्थ को सभ्य जीवन व्यतीत करने के लिए धन की आवश्यकता होती है लेकिन धन के अनुचित संचय से दुख की प्राप्ति होती है। फिर अगला इसलिए व्यक्ति की आवश्यकताएं सीमित होनी चाहिए और उसे संतुष्टि रहना सीखना चाहिए। फिर अगला है गीता का एथिक्स। तो इसमें तो है नहीं, फिर राजा राम मोहन रॉय आ गए। तो राजा राम मोहन रॉय आधुनिक भारत के पुनर्जागरण के पिता और एक अथक समाज सुधारक थे जिन्होंने भारत में प्रबोधन और उदार सुधारवादी आधुनिकीकरण के युग का उद्घाटन किया। फिर जीवन। उन्होंने हिंदुओं की मूर्ति पूजा पर एक तर्क संगत आलोचना की। 1803 में से 1814 तक उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए वुडफोर्ड और डिगवी के अंतर्गत निजी दीवान के रूप में काम किया।
फिर नवंबर 1830 में सती प्रथा संबंधी अधिनियम पर प्रतिबंध लगाने से उत्पन्न संभावित अशांति का प्रतिकार करने के उद्देश्य से इंग्लैंड चले गए। राजा राम मोहन रॉय दिल्ली के मुगल सम्राट अकबर द्वितीय की पेंशन के संबंधी शिकायतों हेतु इंग्लैंड गए। तभी अकबर दो द्वारा उन्हें राजा की उपाधि दी गई। अपने संबोधन में टैगोर ने राजा राम मोहन रॉय को भारत में आधुनिक युग के उद्घाटनकर्ता के रूप में भारतीय इतिहास का एक चमकदार सितारा कहा। फिर विचारधारा, तो राजा राम मोहन रॉय पश्चिमी आधुनिक विचारों से बहुत प्रभावित थे। बुद्धिवाद, आधुनिक वैज्ञानिकवाद दृष्टिकोण पर बल देते थे। उनका मानना था कि धार्मिक रूढ़िवादिता और सामाजिक जीवन को क्षति पहुंचाती है। राजा राम मोहन रॉय ने निष्कर्ष निकाला कि धार्मिक सुधार, सामाजिक सुधार, राजनीतिक आधुनिकरण दोनों हैं। वह सभी मनुष्य की सामाजिक समानता में विश्वास करते थे। इसी तरह से जाति व्यवस्था के प्रबल विरोधी थे। फिर राम मोहन रॉय इस्लामिक एकेश्वरवाद के प्रति आकर्षित थे। उन्होंने कहा था कि एकेश्वरवाद भी वेदांत का मूल संदेश है। जब तक महिलाओं को अशिक्षा, बाल विवाह, सती प्रथा जैसे अमानवीय रूपों से मुक्त नहीं किया जाता, तब तक हिंदू समाज प्रगति नहीं कर सकता। फिर योगदान, तो धार्मिक सुधार में आते हैं, जैसे कि राय का पहला प्रकाशन तुफात उल मुअव्विदीन वर्ष 1803 में सामने आया था, जिसमें हिंदुओं के तर्कहीन धार्मिक विश्वासों और भ्रष्ट प्रथाओं को उजागर किया गया था। वर्ष 1814 में उन्होंने मूर्ति पूजा, जातिगत कठोरता, निरर्थक अनुष्ठान और अन्य सामाजिक बुराइयों का विरोध करने के लिए कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की। ईसा मसीह को ईश्वर के अवतार के रूप में खारिज कर दिया और प्रेस प्रेस प्रिस्पेक्ट ऑफ जीसस 1820 में उन्होंने न्यू टेस्टामेंट के नैतिक और दार्शनिक संदेश को अलग करने की कोशिश की, जो चमत्कारिक कहानियों के माध्यम से दिए गए थे। फिर समाज सुधार, तो उन्होंने वर्ष 1815 में आत्मीय सभा, 1821 में कलकत्ता यूनिटेरियन एसोसिएशन और वर्ष 1828 में ब्रह्म सभा की स्थापना की। तो कलकत्ता में यूनिटेरियन एसोसिएशन याद रखनी है अपन को एक। ठीक है। उन्होंने जाति व्यवस्था, छुआछूत, अंधविश्वास, नशीली दवाओं के इस्तेमाल के विरुद्ध अभियान चलाए। ठीक है, तो ये बात भी अपन को याद रखनी है। फिर सती और पुनर्विवाह उन्मूलन पर उन्होंने अग्रणी विचार और कार्रवाई के लिए भी जाना जाता है। तो ये सब भी है। फिर आगे, तो उन्होंने बाल विवाह, महिलाओं की शिक्षा, अशिक्षा और विधवाओं की अपमानजनक स्थिति का विरोध किया। शैक्षिक सुधार में उनकी बात करें तो उन्होंने वर्ष 1817 में हिंदू कॉलेज खोलने के लिए डेविड हेयर के प्रयासों का समर्थन किया, जबकि राय के अंग्रेजी स्कूल में मैकेनिक्स और वोल्टेयर के दर्शन को पढ़ाया जाता था। फिर 1825 में उन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की, जहाँ भारतीय शिक्षण और पश्चिमी सामाजिक और भौतिक विज्ञान दोनों के पाठ्यक्रम को पढ़ाया जाता था। फिर आर्थिक और राजनीतिक सुधार, तो नागरिक स्वतंत्रता, रॉय ब्रिटिश प्रणाली की संवैधानिक सरकार द्वारा लोगों को दी गई नागरिक स्वतंत्रता से अत्यंत प्रभावित थे, उसकी प्रशंसा करते थे। फिर प्रेस की स्वतंत्रता, उन्होंने भारत में स्वतंत्र प्रेस के लिए आंदोलन का समर्थन किया। जब वर्ष 1819 में लॉर्ड हेस्टिंग द्वारा प्रेस सेंसरशिप डील दी गई, तो राम मोहन रॉय ने 3 पत्रिकाओं जैसे ब्राह्मणवादी पत्रिका, फिर बंगाली साप्ताहिक जैसे संवाद कौमुदी और फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार का प्रकाशन किया। फिर कराधान सुधार, राय ने बंगाली जमींदारों की दमनकारी प्रथाओं की निंदा करते हुए भूमि के लिए न्यूनतम किराए के निर्धारण की मांग की। उन्होंने कर मुक्त और करों के उन्मूलन की भी मांग की। उन्होंने विदेशों में भारतीय वस्तुओं पर निर्यात शुल्क करने को कम करने और ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को समाप्त करने का आह्वान किया। फिर उसके अलावा उन्होंने प्रशासनिक सुधार में उच्च सेवाओं के भारतीयकरण और कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग करने की मांग की। फिर इनके साहित्यिक कार्यों में तो जैसे तुफत उल मुहावदीन आ गया 1804 में, वेदांत गाथा 1815, वेदांत सार के संक्षिप्तीकरण 1816, केनोपनिषद 1816, फिर ईशोपनिषद 16, कठोपनिषद 17, मुंडक उपनिषद 19, हिंदू धर्म की रक्षा 20, फिर द प्रिस्पेक्ट ऑफ जीसस, द गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस 1820, बंगाली व्याकरण 26, द यूनिवर्सल रिलीजन 29, भारतीय दर्शन का इतिहास 29, गौड़ीय व्याकरण 33।
फिर निष्कर्ष राजा राममोहन रॉय अपने समय के उन कुछ लोगों में से थे जिन्होंने आधुनिक युग के महत्व को महसूस किया। वे जानते थे कि मानव सभ्यता का आदर्श स्वतंत्रता से अलगाव में नहीं है, बल्कि राष्ट्रों के आपसी सहयोग के साथ व्यक्तियों की अंतर्निर्भरता और भाईचारे में है। तो ये थे कौन? अपने राजा राम मोहन रॉय। फिर है अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन के कार्य विचार। तो गौरतलब है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में अमर्त्य सेन का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अमर्त्य सेन ने महालनोबिस मॉडल के द्विविभागीय कमियों को दूर करने के लिए 4 विभागों वाले एक वैज्ञानिक मॉडल प्रस्तुत किया, जिसे राज-सेन मॉडल के नाम से जाना जाता है। सेन के अनुसार भारत देश में गरीबी उन्मूलन के लिए ज्ञान व प्रौद्योगिकी को समुचित संस्थानिक प्रोत्साहन तथा उत्पादन के कारकों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। तो समुचित संस्थानिक प्रोत्साहन तथा उत्पादन के कारकों को। फिर उनके अनुसार अब अकाल का संबंध खाद्यान्नों के निरपेक्ष अभाव से न होकर सापेक्ष अभाव से हो गया है। अर्थात बाजार में खाद्यान्न की उपलब्धता तो रहती है, परंतु कीमतों के अधिक बढ़ जाने के कारण खरीदने में असमर्थ हैं। इस प्रकार क्रय शक्ति के अभाव में भुखमरी का शिकार होने लगते हैं। अकाल दरिद्रता का ही एक पहलू बन जाता है। उन्होंने कहा कि सभी अधिकार प्राप्त कराने के लिए साक्षरता, शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराना की आवश्यकता है। सेन नव उदारवादी भूमंडलीकरण के विरोधी हैं। वे ट्रिकल डाउन थ्योरी को नहीं मानते। सामान्यतः सेन भूमंडलीकरण, उदारीकरण और निजीकरण के आर्थिक सुधारों से सहमत हैं। वे मनरेगा, खाद्य सुरक्षा जैसी कल्याणकारी योजनाओं का समर्थन करते हैं। सेन के अनुसार यदि सरकार को तीव्र आर्थिक विकास की प्राप्ति करनी है तो सामाजिक मदों में अपने खर्च को बढ़ाना चाहिए और लोगों की क्रय शक्ति जिससे बढ़े और जीवन स्तर में सुधार हो। फिर वे वार्षिक दर के ऊपर सामाजिक विकास को प्राथमिकता देते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी उन्मूलन आदि कार्यों को सरकार के अपने हाथों में लेना चाहिए। वस्तुतः यह आवश्यक नहीं कि भोजन की पर्याप्त मात्रा होने पर गरीब को भोजन ही मिल जाएगा, क्योंकि महंगाई, जमाखोरी आदि के कारण भी ऐसा संभव है कि गरीब लोग भोजन खरीद ही ना पाएँ। फिर उनका मानना है कि पूंजीवादी व्यवस्था में समस्या उत्पादन के क्षेत्र में ना होकर वितरण के क्षेत्र में है। इसलिए वे वितरण प्रक्रिया पर जोर देते हुए एक्टिव रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। किसकी? एक्टिव रीडिस्ट्रीब्यूशन की। तो समस्या उत्पादन में नहीं है, किसमें है? वितरण में। फिर वे आर्थिक सुधारों को धीरे-धीरे सामाजिक सुरक्षा के साथ लागू करने के पक्षधर हैं। फिर अमर्त्य सेन की शिक्षाएँ। तो अमर्त्य सेन का कथन है, नारी जाति को बल प्रदान करने पर हम उस भविष्य को हासिल कर सकते हैं जिसे हम प्राप्त करना चाहते हैं। तो किसे? नारी जाति को क्या करना है? बल प्रदान करने पर। फिर वे शिक्षा को अत्यधिक महत्व देते हैं। उनका मानना है शिक्षा एक गरीबी, पिछड़ेपन का मूल कारण है। फिर शिक्षित व्यक्ति अज्ञानता, अंधकार से समय को बचाता है, संचित धन का सदुपयोग करता है। फिर अमर्त्य सेन शिक्षा के माध्यम से सशक्त बनने की प्रेरणा देते हैं। अमर्त्य सेन सामाजिक समानता पर बल देते हैं कि वे सभी को सामर्थ्यवान बनाने के लिए सामाजिक असमानताओं को कम करने और मानवीय क्षमताओं के संपूर्ण विकास पर जोर देना होगा। उनका जीवन आर्थिक स्वतंत्रता, मानव कल्याण हेतु अपने ज्ञान के माध्यम से प्रयास करने पर केंद्रित है। तो उनका जीवन नागरिकों को आर्थिक स्वतंत्रता और मानव कल्याण हेतु अपने ज्ञान के माध्यम से प्रयास करने पर केंद्रित है। फिर वस्तुतः मानव की आर्थिक स्वतंत्रता के लिए कार्य करने का उनका दृढ़ संकल्प हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। तो ये थे अमर्त्य सेन, तो इनको भी पढ़ के जाना था। अगले हैं जॉन रॉल्स। तो जॉन रॉल्स के कार्य। रॉल्स ने अपनी पुस्तक थ्योरी ऑफ जस्टिस में न्याय के विषय पर उदारवादी सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसे निष्पक्षता के रूप में न्याय का नाम दिया। रॉल्स के उपयुक्त सिद्धांत ने स्वतंत्रता, समानता, न्याय व अधिकार के मुद्दे पर समाज में नवीन बहस को जन्म दिया। इसके अलावा इस सिद्धांत ने राजनीतिक सिद्धांत के क्षेत्र में आए पतन को उत्थान में परिवर्तन करने का कार्य किया। तो इसके विचारों की प्रासंगिकता क्या है? रॉल्स के अनुसार न्याय सामाजिक संस्थाओं का उसी प्रकार प्रथम सद्गुण है, जिस प्रकार सत्य सभी न्याय व्यवस्थाओं का गुण है। उनका कहना है कि कोई सिद्धांत चाहे कितना भी आकर्षक हो, लाभकारी क्यों ना हो, वह असत्य होने पर निश्चित ही खारिज एक संशोधित कर दिया जाएगा। वह असत्य होने पर निश्चित ही खारिज एक संशोधित कर दिया जाएगा। रॉल्स कहते हैं कि बेशक समाज में न्याय के अलावा भी गुण हैं,
जिनकी समाज में प्रधानता हो, परंतु न्याय इन सब में सर्वोपरि होता है। रॉल्स के अनुसार न्याय को सामाजिक संस्थाओं का मुख्य आधार होना चाहिए। फिर रोल्स ने मानवता को सर्वोपरि माना है। उनके अनुसार निरंतर न्याय की भावना ही मानवता है। वे न्याय को मानव कल्याण के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं। रॉल्स के अनुसार एक व्यक्ति को दूसरे के लिए समान स्वतंत्रता के साथ साथ व्यापक बुनियादी स्वतंत्रता का समान अधिकार होना चाहिए। देख लेते हैं, ठीक है। तो मार्क्स के कार्य एवं विचार। मार्क्स हीगल के विचारों से प्रभावित थे। मार्क्स ने होली फैमिली नामक पुस्तक प्रकाशित करवाई, जिसमें उन्होंने सर्वहारा वर्ग और भौतिक दर्शन की सैद्धांतिक विचारधारा पर प्रकाश डाला था। तो होली फैमिली नामक, ठीक है, सर्वहारा वर्ग। फिर मार्क्स ने अपने साम्यवादी घोषणा पत्र में पूंजीवाद को समाप्त करने का संकल्प लिया था। मार्क्स के अनुसार विश्व में अशांति असंतोष का कारण गरीबी और अमीरी के मध्य का संघर्ष। फिर मार्क्स का मत था कि आर्थिक सामाजिक समानता हेतु शांतिपूर्वक क्रांति की जानी चाहिए और इससे बदलाव ना हो तो सशस्त्र क्रांति की जानी चाहिए। वर्गहीन समाज की स्थापना करना मार्क्स का प्रमुख उद्देश्य था। फिर अगला 1867 में मार्क्स का प्रथम विश्वविद्यालय ग्रंथ दास कैपिटल प्रकाशित हुआ, जिसके द्वारा संपूर्ण विश्व में उन्होंने प्रसिद्धि प्राप्त हुई। फिर द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी नामक उनकी पुस्तक भी आई थी। फिर अगला देखें तो मार्क्स के जीवन से मिलने वाली शिक्षाएं। तो मार्क्स का कहना था कोई भी व्यक्ति इतिहास की थोड़ी जानकारी रखता है तो वह जानता है कि महान सामाजिक बदलाव बिना महिलाओं के उत्थान के असंभव है। फिर मार्क्स ने विश्व को संघर्ष करने की प्रेरणा दी। उन्होंने कहा दुनिया के सारे मजदूरों एक साथ हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है सिवाय अपनी जंजीरों के। फिर उन्होंने ऐसे समतामूलक समाज की संकल्पना की थी जिसमें स्त्री पुरुष अमीर गरीब काले गोरे जैसे विविध रहित समानता स्थापित हो सके। फिर साम्यवादी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए लोकतंत्र को महत्व देते थे। मार्क्स ने लोकतंत्र समाजवाद का रास्ता है। तो मार्क्स ने कहा लोकतंत्र समाजवाद का रास्ता है। फिर मार्क्स ने मानवता को धर्म के ऊपर रखा। मार्क्स ने धर्म की आलोचना करते हुए उसे अफीम की संज्ञा दी है। फिर अगला था कौन सा, कन्फ्यूशियस। तो इन सबको देखते हैं। तो कन्फ्यूशियस चीन के महान दार्शनिक और विचारक। कन्फ्यूशियस का जन्म 551 ईसा पूर्व चीन के रानडोंग प्रांत में हुआ था। कन्फ्यूशियस के विचार और कार्य। कन्फ्यूशियस स्वयं अनुशासन, बेहतर दिनचर्या और परिवार में सामंजस्य पर जोर देते हैं। फिर है कन्फ्यूशियस से संबंधित धर्म दर्शन सदाचार की विचारधारा है। फिर कन्फ्यूशियस बाद में सद्व्यवहार, सदाचार, शिष्टाचार के नियमों पर अधिक बल है। कन्फ्यूशियस चीन के समाज में फैली कुरीति और भय को दूर करने का प्रयास करते हैं। उनका मानना था कि बात को समझना और उनके अनुसार आचरण न करना कायरता है। फिर उनका कहना था दयालुता से, चोट का बदला न्याय से दिया जाना चाहिए। फिर कन्फ्यूशियस के विचारों की प्रासंगिकता। तो उन्होंने जीवन दर्शन के नैतिक मूल्य और मानवीयता पे बल दिया। उनके अनुसार भलाई मनुष्य का स्वाभाविक गुण है। वे वस्तुतः सत्कार्य व मानव कल्याण की शिक्षा देते हैं। कन्फ्यूशियस के अनुसार ईमानदारी और सच्चाई उच्च नैतिकता के लिए आधार प्रदान करती है। फिर उनके अनुसार बुद्धि, करुणा और साहस व्यक्ति के लिए 3 सार्वभौमिक मान्यता प्राप्त गुण हैं। प्रत्येक व्यक्ति को इन सद्गुणों को आत्मसात करने की आवश्यकता है। उनके अनुसार विश्व को व्यवस्थित करने के लिए पहले राष्ट्र को व्यवस्थित करना होगा, राष्ट्र को व्यवस्थित करने के लिए परिवार को, और परिवार को व्यवस्थित करने के लिए व्यक्तिगत जीवन का संवर्धन करना होगा। व्यक्तिगत जीवन के संवर्धन के लिए पहले अपना दिल साफ रखना होगा। फिर कन्फ्यूशियस के विचार में किसी देश में अच्छा शासन एवं शांति तभी स्थापित हो सकती है जब प्रत्येक व्यक्ति उचित स्थान पर अपने कर्तव्यों का पालन करता रहे। फिर अगला आता है उपयोगितावाद।